मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था माउंट आबू, उसके प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 6 आपके प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें पहले तो समझने हैं और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लिखना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके उत्तर लिखते कैसे हैं ये समझाऊंगी, है ना। प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए ना आंसर लिखने की। तो चलिए वन बाय वन हम सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनके उत्तर हमें कैसा लिखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है। माउंट आबू में, क्या लिखा है, माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं। मतलब माउंट आबू आपने देखा ना, एक पर्वतीय स्थल है, कहाँ का, राजस्थान का। तो उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, तो आपसे पूछ रहे हैं माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रकृति प्रेमियों मतलब जो नेचर से लव करते हैं, जो ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हैं जहाँ पर क्या होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है। तो माउंट आबू में प्रकृति की सुंदरता है जो प्रकृति के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींचती है ना। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति प्रेमियों को माउंट आबू में अपनी तरफ खींचती हैं। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, माउंट आबू चैप्टर के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या क्या दिया है कि माउंट आबू में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक, तो देखिए माउंट आबू के बारे में हम क्या जानते हैं। माउंट आबू में नक्की झील है, तो नक्की झील का किनारा लोग देखने जाते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, घने वृक्ष हैं, उनको देखने जाते हैं। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पर्वतीय स्थल होता है बच्चों, पर्वतीय स्थल, वहाँ जो रास्ते बनाए जाते हैं वो पर्वत को काट काट कर बनाए जाते हैं। तो ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। कैसे रास्ते होते हैं ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े, जैसे आप देखेंगे हमारे शहर में कैसे रास्ते होते हैं, ऐसे सीधे सीधे, है ना। कैसे रास्ते होते हैं हमारे शहर में, से सीधे सीधे रास्ते होते हैं। लेकिन पहाड़ी एरिया में कैसे रास्ते होते हैं, अगर आप कभी गए हो, इस तरह से रास्ता बना होता है। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। फिर आपने देखा था वहाँ एक सनसेट पॉइंट है, तो वहाँ सूरज अस्त होता हुआ दिखाई देता है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस इसी तरीके की कुछ विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है, वहाँ पर अक्षर का किला है ना। वहाँ पर एक पर्वत चोटी भी है, गुरु शिखर। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से माउंट आबू एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और लोग वहाँ पर घूमने जाना पसंद करते हैं। ये तो हुआ इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि इस आंसर को हमें लिखना कैसे है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। माउंट आबू में झील का किनारा, कौन सी झील है, नक्की झील है ना। माउंट आबू में झील का किनारा, उसके बाद कॉमा, ऊंचे घने, ऊंचे और घने के बीच में हाइफन लगा हुआ है, ऊंचे घने वृक्ष, इसको वृक्ष नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वृक्ष, क्योंकि री ऋषि की मात्रा लगी है। तो माउंट आबू में झील का किनारा, कॉमा, ऊंचे घने वृक्ष, फिर कॉमा, ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े पे ध्यान देना, टेढ़े ऐसे अगर हम लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, टेढ़े, ढ़ा बनेगा इसमें। ठीक है, तो टेढ़े, ढ़ा पर ध्यान देना, ढ़ा बनेगा, बिंदी लगेगी। ठीक, तो देखिए माउंट आबू में क्या है, झील का किनारा है ना। माउंट आबू में झील का किनारा है, ऊंचे घने वृक्ष हैं, ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, डूबते सूरज का मनोरम, मतलब मन को भाने वाला, एकदम सुंदर डूबते सूरज का मनोरम दृश्य है, आदि विशेषताएं प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये हुआ इसका आंसर। एक बार फिर से सुनेंगे, आंखें बंद करके सुनेंगे। माउंट आबू में झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य आदि विशेषताएं प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आंखें खोल लीजिए और अब मैं एक बार फिर से इसको पढ़ूंगी, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। बोलिए, माउंट आबू में झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य आदि विशेषताएं प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर खा, और ये क्वेश्चन क्या है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है ना। अगर आपको माउंट आबू जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, कौन से राज्य में जाएंगे, तो इसका आंसर आपको पहले पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे लिखना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से ज़िले में है, सिरोही ज़िले में है, राजस्थान में है और फिर सिरोही ज़िले में है, ठीक। और उसके बाद भी हमें माउंट आबू के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, इंग्लिश में लिख रही हूँ मैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके दक्षिण और पश्चिम। अब दक्षिण और पश्चिम कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, देखिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये हमने बना लिया डायरेक्शन के लिए लाइन। अब ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा पूर्व, ठीक, ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा दक्षिण। तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली जो लाइन होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम। तो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम में जो है वो माउंट आबू स्थित है, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है इसका आंसर, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। श्रृंखला पे एक बार फिर से निगाह डालिए, कैसे लिखा हुआ है श्रृंखला, श्र और उसके नीचे री ऋषि की मात्रा और फिर बिंदी, तो ये बन गया आपका श्रृंखला, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये आपको इसका प्रॉपर और पूरा आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है ग, नक्की झील के बारे में बताइए। अब नक्की झील माउंट आबू की एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है और इसके बारे में हम क्या जानते हैं। पहली बात कि नक्की झील जो है वो विंटर में यानी कि सर्दियों में जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, मतलब बर्फ़, पूरी झील के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। एक इसकी विशेषता ये है। दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आते हैं। तीसरी, इसके आसपास के एरिया में बाज़ार हैं, वहाँ पर मेला लगता है तो लोग उस मेले में जाते हैं और सामान खरीदते हैं खूबसूरत। और अगली चीज़ जो हमने इसके बारे में पढ़ी थी वो ये है कि नक्की झील का नाम कैसे रखा गया। नक्की झील के नाम के पीछे जो स्टोरी है वो क्या है कि लोग कहते हैं कि जो देवता लोग थे उन्होंने इस झील को अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ गया। तो ये सारी बातें हम नक्की झील के बारे में जानते हैं, बस इसी को आंसर की फॉर्म में आपको बनाकर लिख देना है। कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। पहली लाइन, नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील को अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील को अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ा, नक्की झील पड़ा। क्या पड़ा, इस झील का नाम नक्की झील पड़ा, ठीक है। नक्की झील राजस्थान की कैसी झील है, नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील को अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। ये हुआ इसका आंसर। आपने देखा मैंने कितना साफ साफ, कितना सुंदर सुंदर आपके लिए लिखा है, ठीक। तो आपको भी बिल्कुल ऐसी ही हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है। लिखते समय खुशी से लिखा करो, एक एक अक्षर को बहुत ध्यान से और सुंदर तरीके से बनाया करो, कॉपी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। 3 आपके प्रश्न हो गए, 3 उत्तर हो गए। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों क्या है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बहुत फेमस है, जैन लोगों का मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, जो 5 जैन मंदिरों का समूह है। तो इसको बनने में बहुत समय लगा था और बहुत सारे कारीगरों ने इसे बनाया था। तो इसको बनने में मैं आपको बता दूं 14 साल लगे थे, है ना। अभी आजकल जो हम घर मकान बनवाते हैं 2 या 3 साल में बनकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। जनरली तो 1 ही साल में हो जाता है, लेकिन इसको बनने में पूरे 14 साल लगे थे।
और कितने कारीगरों ने इसमें काम किया था? अच्छा, ये तो बहुत हैं, 1500 कारीगरों ने काम किया था। 1500 मिस्त्रियों ने, कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया था। तो इसका आंसर तो सिंपल है। तो चलिए हम अगला जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं इसके साथ। प्रश्न नंबर 5वां है इंगा बिंदी वाला। अचलगढ़ के किले का निर्माण और पुनर्निर्माण किसने कराया? दो शब्द हैं यहाँ पर, एक निर्माण है और एक पुनर्निर्माण है। निर्माण मतलब एक बार बनाना और पुनर्निर्माण का मतलब होता है दूसरी बार बनाना, सेकेंड टाइम बनाना, या उसमें कुछ अगर टूट फूट हो गई होती है तो रिपेयर कराना। ठीक है, ये है आपका पुनर्निर्माण। तो अचलगढ़ का जो किला था उसका निर्माण कराने वाले कौन थे? उसका निर्माण कराने वाले थे परमार राजा। परमार राजा ने उसका निर्माण कराया था। और बाद में उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? पुनर्निर्माण कराने वाले जो थे वो थे राणा कुंभा। पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब इन्हें लिखना कैसे है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, घ वाला जो था उसका आंसर क्या है? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों के द्वारा किया गया था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों के द्वारा किया गया था। ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे का उत्तर क्या है? अचलगढ़ के किले का निर्माण परमार राजाओं के द्वारा कराया गया था। अचलगढ़ के किले का निर्माण परमार राजाओं के द्वारा कराया गया था और बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, आई थिंक पुनर्निर्माण पर एक आपका मात्रा रह गई है, उसे आप ठीक से लगा लेना, ऐसे पुनर्निर्माण। ठीक, तब जाके ये शब्द जो है वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये वाला शब्द पे आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक, पुनर्निर्माण पर। ठीक है, ये मात्रा आप लगा लेना अपनी तरफ से। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका? अचलगढ़ के किले का निर्माण परमार राजाओं के द्वारा कराया गया था। बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, निर्माण को सही कर लेना। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 4, सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? सनसेट पॉइंट माउंट आबू में है और सनसेट पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर खड़े होकर आप सूरज जो है ना, आपका सूरज, ये आपका सूरज है, इसको आप डूबते हुए देख सकते हो। इसको हम कहते हैं सनसेट पॉइंट। ठीक है, तो उसकी क्या विशेषता है? लोग वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं? तो बहुत ही सुंदर स्थल है। वहाँ पर सूरज जब डूबता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है और सूरज डूबते समय रंग भी काफ़ी बदलते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको देखने के लिए बस दर्शक सनसेट पॉइंट पर जाना चाहते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है इसका आंसर। सनसेट पॉइंट माउंट आबू का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है ना। अगर कोई माउंट आबू घूमने जाता है और सनसेट पॉइंट तक नहीं जाता तो वो अधूरा अधूरा वापस लौट आएगा। तो माउंट आबू जा रहा है तो सनसेट पॉइंट तो देखने जाएगा ही जाएगा। तो सनसेट पॉइंट माउंट आबू का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अब ध्यान से देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। यहाँ अस्तगामी सूर्य के, अस्तगामी मतलब अस्त होता हुआ, अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जो बिल्कुल अप्रतिम है, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी से, एवं बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा, ऐसे शब्द हैं इसमें। यहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य एवं बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा, ऐसी छटा जो पहले कभी किसी ने ना देखी हो, बिल्कुल अनोखी, बिल्कुल अलग। अभूतपूर्व छटा को देखकर दर्शक जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो आत्मलीन हो जाते हैं। आत्मलीन का मतलब अपने में खो जाते हैं। आत्मलीन का मतलब अपने में खो जाते हैं। तो आंखें बंद करके एक बार सुनिए अब। सनसेट पॉइंट माउंट आबू का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य एवं बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखकर दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। तो ये है इसका आंसर। आपके 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्नों के उत्तर हमने सीख लिए हैं, समझ भी लिए हैं। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक पर बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में सॉल्व कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब कोई आदमी यात्रा पर जाता है तो वो बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आता है और उस पूरी यात्रा का वर्णन
अपनी एक किताब में या डायरी में करता है तो वो जो भी लिखता है उसे हम यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। तो ये एक यात्रा वृत्तांत छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिखा जाता है, आप देखिए। फिर कभी भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप भी अपना एक यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। छुट्टी में हम सब घूमने जाते हैं। हम हर बार नाना नानी के घर पर जाते हैं, लेकिन इस बार हम हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर गए थे। यह यात्रा हमने ट्रेन से की। हमने वहाँ पर खूब मस्ती की। मेरे परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी और बड़ी दीदी हैं। हरिद्वार में हमारे गुरुजी का आश्रम है। हरिद्वार में हम सब ने गंगा जी में स्नान करके आरती का आनंद लिया। हरिद्वार बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है। सबसे पहले हम गुरुजी के आश्रम गए, फिर हमने मंदिरों के दर्शन किए। वहाँ हरि की पौड़ी के सामने मनसा देवी का मंदिर है। दूसरी तरफ पहाड़ी पर चंडी देवी का मंदिर है। हरिद्वार में बहुत सुंदर मंदिर बने हैं। दर्शनों के बाद हम हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश गए। वहाँ राम और लक्ष्मण झूला नामक पुल हैं। यह पुल गंगा नदी पर बने हैं। पहाड़ों के बीच बहती गंगा नदी का दर्शन बड़ा मनोरम प्रतीत होता है। यहाँ से खूब बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी पर हमने मस्ती की। मुझे वहाँ नई नई जानकारी मिली। हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में बहुत से साधु संत आते हैं। हरिद्वार से लगभग कुछ ही दूरी पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पवित्र धाम भी हैं। हमारी यात्रा बहुत ही रोमांचक व यादगार रही। हमने घूमने का मज़ा भी लिया और हमारी तीर्थ यात्रा भी हो गई। यहाँ हमें प्रकृति की सुंदरता देखने को मिली। अब अगली गर्मियों में हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। ये था आपका हरिद्वार के ऊपर लिखा गया यात्रा वृत्तांत। लेकिन इस यात्रा वृत्तांत में हिंदी के कुछ शब्द अशुद्ध हैं। आपको उन शब्दों को छांटकर अपनी नोटबुक में उनको शुद्ध वर्तनी में लिखना है। तो एक बार मैं आपको अंडरलाइन कर कर बताती हूँ कि किन शब्दों को आपको शुद्ध वर्तनी में लिखना है। देखिए, पहला शब्द है आपका छुट्टी। ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो आपको इसको शुद्ध वर्तनी में लिखना है। ठीक है। दूसरा शब्द आपका, आगे चलते हैं, आप नोट करते जाइए। इस पैराग्राफ में आपके सारे शब्द ठीक हैं। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। इसमें भी आपके सारे शब्द ठीक हैं। अगला जो आपका गलत शब्द है वो है श्रद्धालु। इसे आपको करेक्ट करके लिखना है। और उसके बाद जो अगला शब्द है वो है आपका बद्रीनाथ। इसे आपको करेक्ट करके लिखना है। और बाकी सारे शब्द आपके ठीक हैं। इस पैराग्राफ में भी सारे शब्द ठीक हैं। तो 3 शब्द हैं जो गलत वर्तनी में लिखे हुए हैं, आपको उनकी सही वर्तनी लिखनी है। ओके बच्चों, तो ये आज की वीडियो में था। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।